नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ इस हिंदी साहित्य के सिलसिले में। हम बात कर रहे थे भाषा विज्ञान की। देखिए, अगर आप यूजीसी नेट या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से, तो जो भाषा की यूनिट है उसमें जिन प्रश्नों पे सवाल बनते हैं, मैंने केवल उन्हीं को आप लोगों को बताया है ताकि वो चीजें जो आप कम समय में जान पाएं और जिनसे प्रश्न बनते हैं उनसे आप रूबरू हो पाए। तो देखिए, मैंने इससे पहले भी 2 क्लासेस ली हैं जिनमें मैंने केवल फैक्ट्स पे बात की है, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहते हैं। तो चलिए, आइए, कुछ चीजें छूट गई थी इससे पहले वाली क्लास में, उन पे भी आज चर्चा कर लेते हैं और देख लेते हैं कि जो संविधान में स्थिति है हमारे भाषा की, हिंदी की, वह कैसी स्थिति है उसको भी हम समझते हैं। चलिए, इससे पहले हम एक चीज को समझते हैं कि जो लिपि है देवनागरी लिपि, उसका विकास कैसे हमें देखने को मिलता है। देवनागरी लिपि नहीं, हम देखते हैं पहले हिंदी खड़ी बोली। हिंदी जो है, हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी का विकास जो है किस क्रम में हमें देखने को मिलता है। हिंदी का विकास, तो देखिए, हिंदी का विकास हमें किस क्रम में देखने को मिलता है। तो बात करते हैं हम पहले, सबसे पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी, संस्कृत। कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी खड़ी बोली का विकास जो है किस रूप में देखने को मिलता है। संस्कृत बोली जाती थी, इसमें पहले बोली जाती थी वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। और दूसरे नंबर पे कौन सी भाषा बोली जाती थी, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। अब हम इनके समय को भी देख लेते हैं कि जो इनका समय था वह कब से कब तक माना जाता है। वैदिक संस्कृत जो है वह 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व से कब तक माना जाता है, 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, 800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वहीं ये जो समय है लौकिक संस्कृत का, वह 800 ईसा पूर्व से हमें 500 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है, 500 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। और आपको पता ही होगा कि संस्कृत के बाद की जो भाषा है वह है पाली। पाली हमें देखने को मिलती है, जो कि इसका जो समय है 500 ईसा पूर्व से, 500 ईसा पूर्व से इसका जो समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक देखने को मिलता है, 1 ईस्वी तक, है ना। वहीं पाली के बाद आती है अगली अवस्था प्राकृत की। पाली के बाद हमें कौन सी भाषा देखने को मिलती है, प्राकृत कब से हमें देखने को मिलती है, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ठीक है, 500 ईस्वी तक हमें यह देखने को मिलती है, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। वहीं इसकी जो अगली अवस्था है पाली प्राकृत, उसके बाद हमें अपभ्रंश देखने को मिलती है, अपभ्रंश देखने को मिलती है। अपभ्रंश हमें कब से कब तक देखने को मिलती है, तो अपभ्रंश हमें 500 ईस्वी से 900 ईस्वी या 800 ईस्वी तक भी देखने को मिले, 800 से 900 ईस्वी तक हम देखते हैं इसको, ठीक है। और अपभ्रंश के बाद की अगली अवस्था कौन सी, अवहट्ट देखने को मिलती है। और अवहट्ट का जो समय है वह माना जाता है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, ठीक है। उसकी अगली जो अवस्था है, अवहट्ट की अगली अवस्था, वह है पुरानी हिंदी। इसकी अगली अवस्था है, जो कि हमें देखने को कब से कब तक मिलती है, पुरानी हिंदी 1100 से 1300 तक ईस्वी तक, है ना, यह देखने को मिलती है। उसके बाद खड़ी बोली हिंदी का विकास, खड़ी बोली हिंदी का विकास जो है हमें
1300 से अब तक देखने को मिलता है, अब तक। तो आप देख सकते हैं कि जो हिंदी है, हिंदी का विकास कितना लंबा, मतलब कि कितने चरणों के बाद हुआ है। तो ये देखिए, बहुत बार जो यूजीसी नेट है या एनटीए है, बहुत बार ये सवाल पूछ लेता है कि जो हिंदी का विकास है वह किस क्रम में हमें देखने को मिलता है। वही जो दूसरा प्रश्न बनता है वह लिपि के विकास के ऊपर, कि देवनागरी लिपि जो है उसका विकास कैसे हुआ। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो जो लेक्चर था उसमें मैंने देवनागरी विकास का क्रम बताया। इसमें मुझे आपको बताना है संविधान के बारे में, कि जो हिंदी की स्थिति है संविधान के अंतर्गत, ठीक है, संविधान में संविधान में हिंदी की स्थिति, संविधान में हिंदी की स्थिति, हमें संविधान के अंतर्गत हिंदी की स्थिति को देखना है। तो हम इसके अंतर्गत देखेंगे। देखिए, संविधान में बात की गई है हिंदी की। हिंदी जो कि हमें देखने को मिलती है सबसे पहले अनुच्छेद 120 भाग 5 अनुच्छेद 120, इसमें क्या बात की गई है? संसद की भाषा की बात की गई है, संसद की भाषा। इसमें संसद की भाषा क्या रहेगी, इसकी बात की गई है। वहीं देखिए, यह अनुच्छेद 5, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा संविधान है उसमें कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितने अनुसूचियां हैं। तो देखिए, एक खाका बनाता हूं मैं संविधान का। तो संविधान को आप ऐसे समझिए, जो संविधान है, संविधान, तो सबसे पहले जो संविधान के अंतर्गत आता है वह आता है भाग, ठीक है, भाग। संविधान में टोटल 22 भाग हैं। कितने भाग है? 22। उसके बाद जो दूसरा भाग आता है इसका, वह आता है अनुसूचियों का, अनुसूचियां कितनी है? टोटल 12 अनुसूची है, जिसमें से 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई है। 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई है, ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई है। वहीं हमें देखने को मिलता है जो अनुच्छेद है, इसमें अनुच्छेद इसमें टोटल कितने हैं हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में? 395 अनुच्छेद हैं। तो देखिए, कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि जो संविधान है उसके किस अनुच्छेद या उसके किस भाग में इस बारे में बात की गई है, भाषा की बात की गई है। तो देखिए, जो सवाल बनता है, अगर सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि 5 और 6, जो भाग 5 है और 6 है, भाग 5, 6 में बात की गई है भाषा की, ठीक है, जिसमें से 120 जो है, 120 में संसद की बात की गई है। वहीं देखिए, एक भाग है, एक अनुच्छेद है 210, अनुच्छेद है 210, इसमें भी बात की गई है। वहीं हम देखेंगे कि जो अनुच्छेद 343 से लेके 343, 343, 344, 345, 346, 347 और 347 और एक मिनट, मैं यहाँ नहीं, इसको थोड़ा दूसरी जगह लिखता हूँ ताकि मैं चीजों को आपको बता सकूं सही से, ठीक है। इसको भी यहाँ नहीं लिखते हैं। और देखिए, आप इस चीज को देख लीजिए और फिर मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूँ। क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं और 1-2 क्वेश्चन जरूर ही बनते हैं, तो इसको हमें जानना जरूरी है। और इसको हम देखते हैं। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ और इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मैं सही से।
ताकि आपके लिए यूजफुल रहे और आप चीजों को समझ सके, है ना। तो देखिए क्या है कि जो, हाँ देखिए, सबसे पहले ये जितनी भी हैं ये इसके नीचे अनुच्छेद लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अनुच्छेद 120 120 में क्या बात की गई है? संसद के कार्य से, संसद के कार्य के लिए संसद के कार्य के प्रयोग की भाषा, संसद के कार्य के प्रयोग की भाषा। जैसा कि आपको पता होगा लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर के संसद बनता है, तो जो संसद के अंतर्गत जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है उसके बारे में हमें 120 के अंतर्गत देखने को मिलता है। वहीं देखिए जो दूसरा है, ये हो गई संसद की बात। वहीं देखिए जो दूसरा है 210 में है राज्य विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा, प्रयोग होने वाली भाषा, ठीक है। तो ये 200, ये हमें किसमें 210 के अंतर्गत देखने को मिलता है, पहला 120 के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब देखिए जो 351 से लेके 343 से 351 तक हमें देखना है कि क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी। तो देखिए 343 में क्या बात की गई है, देखिए याद हो जाएगा अगर आप समझते चलेंगे। संघ की भाषा, संघ मतलब केंद्र की जो भाषा रहेगी, संघ की भाषा हिंदी और लिपि कौन सी रहेगी? लिपि देवनागरी रहेगी, लिपि देवनागरी। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, ठीक है, देवनागरी होगी। इसकी बात की गई है अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में जो संघ की भाषा है वह हिंदी रहेगी और लिपि कौन सी? देवनागरी रहेगी, यह इसमें बात की गई है। वहीं देखिए जो इसके बाद का अनुच्छेद है 344, उसमें देखिए क्या बात की गई है। 344 में देखिए क्या है, राष्ट्रपति हर 15 वर्ष में आयोग का गठन करेगा। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति 15 वर्ष में भाषा आयोग का गठन करेगा। भाषा आयोग का गठन करेगा, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति है हर 15 वर्ष में, राष्ट्रपति हर 15 वर्ष में जो है एक एक भाषा आयोग का गठन करेगा जो इस पे चर्चा करेगी, जो इसके वो करेगी, मतलब इसके ऊपर बातचीत करेगी, ठीक है। फिर देखिए 345 में किस बात को की, क्या बात हो रही है। देखिए 345 में क्या बात हो रही है, राज्य का विधानमंडल राजभाषा का अपनाएगा। जो राज्य का विधानमंडल होगा, राज्य का विधानमंडल राजभाषा को अपनाएगा, ठीक है। राजभाषा है ये, राज्य भाषा नहीं है, राजभाषा को अपनाएगा। जो राजभाषा है उसको कौन अपनाएगा? राज्य का विधानमंडल। 345 में यह बात की गई है। वहीं देखिए 346 में क्या बात की गई है। 346 में जो पत्राचार की भाषा होगी दूसरे राज्य से पत्राचार
की दूसरे राज्य से पत्राचार की दूसरे राज्य से पत्राचार की भाषा का प्रयोग। जो संघ के द्वारा जो राज्य है जब संघ से बात करेगा, मतलब केंद्र सरकार से जब भी अपनी कोई बात को कहना चाहेगा या अपनी बातों को बताना चाहेगा, तो वो कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग करेगा, इसमें इस चीज की बात की गई है। केंद्र से कोई राज्य अपनी बात को कहना चाहता है तो वह कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा, तो इसमें इसकी बात की गई है। वही देखिए 347 जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या के आधार पर एक से अधिक राजभाषा हो सकती है। ठीक है, एक से अधिक राजभाषा हो सकती है, एक से अधिक राजभाषा हो सकती है जनसंख्या के आधार पर हो सकती है। जैसे कि किसी राज्य में जनसंख्या के आधार पर, मतलब कोई राज्य है जैसे तमिलनाडु है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में अगर हिंदी भाषी लोग ज्यादा हो गए हैं तो वहां के जो हिंदी भाषी लोग हैं ये मांग कर सकते हैं कि हिंदी को भी राजभाषा बनाइए। हर राज्य की जो राजभाषा होती है वह अलग अलग होती है, वहीं जो राजभाषा है तो एक से अधिक राजभाषा की जब भी बात आएगी वह आएगी 347 में। वही देखिए 348 जो 348 है 348 देखिए 348 में क्या बात की जा रही है, न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी। न्यायालय की भाषा जो होगी न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी जब तक संसद कोई कानून नहीं बना देता। जब तक संसद देखिए जब तक संसद कोई कानून नहीं बना देता है ना, कोई कानून नहीं बना देता तो इसमें ये बात की गई है। वही देखिए 349 इसमें क्या बात की जा रही है, 339 में बात की जा रही है संसद राष्ट्रभाषा संबंधी, संसद जो है राष्ट्रभाषा संबंधी संसद जो है राष्ट्रभाषा संबंधी संशोधन जो है संशोधन राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही कर सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही कर सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही कर सकता है। ठीक है, वहीं देखिए जो 350 है, ठीक है 350, तो मैं 350 यहां देखिए, आई होप यहां दिख रहा होगा आपको अभी तक। 350 में देखिए क्या बात की जा रही है,
एक मिनट में आपको बताता हूँ। 350 में देखिए क्या बात की जा रही है। 350 एक मिनट में आपको बताता हूँ। मैंने लिख रखा है चीज़ों को, और कहाँ चला गया है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। हाँ देखिए, जो 350 है इसमें क्या बात की जा रही है। 350 में 344, 350, 350 में देखिए क्या है। संघ राज्य की राजभाषा में आवेदन दे सकेगा। जो संघ है, जो केंद्र सरकार है, संघ राज्य की राजभाषा में आवेदन दे सकेगा। ठीक है, जो बात की जा रही है इसमें, संघ जो है, संघ जो है, संघ राज्य की राज्य भाषा में, संघ राज्य की राजभाषा में आवेदन दे सकेगा। आवेदन दे सकेगा। वहीं जो 351 रह जाता है अब हमारा एक 351। देखिए 351 को भी समझ लीजिए क्या है। 351 में हिंदी का विकास हिंदी के विकास के लिए संघ द्वारा हिंदी के विकास के लिए, संघ द्वारा हिंदी के विकास के लिए उठाए गए कदम या प्रचार प्रसार, उठाए गए कदम या प्रचार प्रसार की बात कही गई है। आई होप मेरे हिसाब से आपको नीचे वाला भी दिख रहा होगा। एक मिनट में देख लेता हूं कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। देखिए दोस्तों, जो संविधान में बात की गई है हिंदी की, उसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो भाग 5 है उसके अनुच्छेद 120 में संसद की जो भाषा होगी, जो संसद की भाषा होगी वह क्या होगी, वह 120 में बात की गई है। ठीक है, संसद की जो भाषा है, वह जो भाषा है संसद की, हिंदी इंग्लिश दोनों है। और वहां पे क्या है कि जो संसद में बोली जाने वाली जो उनकी मातृभाषा है, जहां से जो लोग आए होते हैं, उसका भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो संसद की भाषा की बात की गई है।
वही जो 120 में बात, जो 210 में भी बात की गई है, वह राज्य विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा। देखिए विधानमंडल भी संसद की तरह ही होता है, लेकिन ये राज्य के स्तर पर होता है। तो जो विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है वह 210 में बात की गई, अनुच्छेद 210 में। वहीं जो अनुच्छेद 343 से 51 तक है, इसमें देखिए भाषा की क्या बात की गई। 343 में जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा और जो उसकी लिपि होगी वह क्या होगी, देवनागरी लिपि होगी, वह 343 में बात की जा रही है। 344 में जो राष्ट्रपति है हर 15 वर्ष में एक भाषा आयोग का गठन करेगा जो भाषा के बारे में सुझाव देगा, तो इसकी बात की गई है। वही 345 में राज्य का विधानमंडल जो है राजभाषा को अपनाएगा। जो राज्य का विधानमंडल है वह राजभाषा को अपनाएगा, राजभाषा को अपनाएगा। वहीं जो 346 में बात की गई है दूसरे राज्य से पत्राचार की भाषा का प्रयोग। देखिए जो दूसरे राज्य से पत्राचार की भाषा का जो प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि राजभाषा क्या है, हिंदी, तो हमें मान लीजिए एक राज्य से दूसरे राज्य में बात करनी है, अपनी बात को कहना है, तो जो राजभाषा है उसका प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें 346 में यह बात की गई है। वही 347 में जनसंख्या अगर किसी राज्य में ज्यादा, कोई राज्य जैसे कि बिहार है, बिहार में अगर हरियाणा के लोगों की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो वे लोग आबादी के हिसाब से ये मांग कर सकते हैं कि जो हरियाणा है उसकी भी एक भाषा को राजभाषा का अधिकार दिया जाए और देना पड़ेगा। तो ये 347 में बात की गई है। वही जो 348 में बात की गई है, जो न्यायालय की भाषा है वह अंग्रेजी होगी। जब तक संसद जो है कोई प्रस्ताव या कोई, जब तक संसद इसमें फेरबदल नहीं कर देता, कोई नया कानून नहीं बना देता, जब तक जो न्यायालय की भाषा है वह इंग्लिश रहेगी। और आज तक जो न्यायालय की भाषा है वह इंग्लिश ही है। और आज के समय में भी अगर आप देखें कि जो न्यायालय है जिसको हम क्या कहते, जिस सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट, ये सब जितने भी हैं यहाँ पे इंग्लिश में ही काम होता है, यहाँ पे हिंदी इन सब का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। वही देखिए जो 339 में बात की गई है, संसद राष्ट्रभाषा संबंधी संशोधन राष्ट्रपति। अगर संसद जो है, संसद अगर किसी भाषा में संशोधन करना चाहती है, राष्ट्रभाषा में संशोधन करना चाहती है, तो सबसे पहले उसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। मतलब राष्ट्रपति उस चीज के लिए अनुमति दे चुका हो, तभी जाके जो संसद है, लोकसभा राज्यसभा, इसमें अपना प्रस्ताव रख सकती है और उसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है। वहीं देखिए जो 350 में बात की गई है, संघ राज्य की राजभाषा में आवेदन दे सकेगा। जो संघ है मतलब केंद्र सरकार है, वह राज्य की जो राजभाषा होगी, जैसे कि मान लीजिए जो हरियाणा की राजभाषा हरियाणा है मान लीजिए, तो वह क्या है, उस राजभाषा में आवेदन दे सकेगी। ठीक है। वहीं देखिए क्या है, जो 351 में बात की गई है, संघ द्वारा हिंदी के विकास के लिए उठाए गए कदम। जो केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव रखे जाएंगे हिंदी भाषा के विकास के लिए, जो जितने भी कार्य किए जाएंगे इसके विकास के लिए, ये सारी की सारी बातें 351 के अंतर्गत आती हैं। और देखिए यूजीसी नेट में इनसे ही प्रश्न बनते हैं और इससे तो मतलब एक या दो क्वेश्चन तो पक्का बनते ही बनता है। तो इसको तो आप रट लीजिए, घोट लीजिए, जो भी कीजिए, पर याद कर लीजिए। इससे एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा और इससे भी प्रश्न बनता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। और आप इसको समझ लीजिए कि ये जो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं। इसको हम प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और इसको हम तृतीय प्राकृत के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो समय है हमें याद होना चाहिए। हिंदी भाषा में ये जितने भी मतलब 3 क्लासेस हैं, अगर आपने उसको देख लिया तो आपका जो भी काम है हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड, अगर एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की तैयारी की, तो आपका इन 3 क्लासेस से हो जाएगा। बाकी जो भी है, अगर आप डिटेल में इग्नू या एसओएल या डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहे हैं तो उसके लिए पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरी जो और क्लासेस मैंने ली है भाषा से रिलेटेड उसको देख सकते हैं। उससे क्या है, उसमें मैंने चीजों को डेप्थ में बताया है। तो मुझे आशा है आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, बहुत सारा क्लियरेंस भी हुआ होगा और चीजें आपको बहुत हद तक याद भी हुई होंगी। तो देखिए अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और भी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और भी मतलब अगर आपको पीडीएफ चाहिए, हैंड रिटन पीडीएफ या जो भी पीडीएफ चाहिए, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, साहित्य गुरु,
उस पे मैंने यूजीसी नेट और भी जो, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम हो, उन सब के लिए मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं। तो आप वहां पे देख सकते हैं और उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो मुझे आशा है आप लोग जुड़ेंगे टेलीग्राम चैनल से भी, साहित्य गुरु के नाम से है, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हो सके तो मेरे साथ इंस्टाग्राम से भी जुड़िए, क्योंकि मैं वहां पे जो इन्फॉर्मेटिव चीजें होती हैं वो मैं वहां शेयर करता हूँ, यूट्यूब पे भी करता हूँ। तो मुझे आशा है आप लोग जुड़ेंगे और चीजें अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी बढ़िया कंटेंट दे सकूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।